को, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक, रेस्पिरेशन, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। वापस से बताना पड़ रहा है बार बार, ठीक है भाई, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, बट क्या है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में ये जो क्लास है अपलोड होगी तो भाई पोर्शन छूट जाएगा, तो इस वजह से क्या है कि अपने को देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उससे पहले का हमने पार्ट 1 में कवर कर रखा है। फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड देखना था हमें कि भाई जब भी ऑक्सीजन लैक प्रेजेंस होती है तो उस टाइम पर मसल सेल्स के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो होता है वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है एक तरीके का, ठीक है ना। तो वहां से आपका लैक्टिक एसिड बनता है और वहां पर क्रैम्प्स फॉर्म होते हैं आपके आई, ठीक है। तो ये जो क्रैम्प्स का बनना है ये एक तरीके का लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, जो कि पेनफुल होता है, ठीक है। तो ये होता है ग्लूकोज के इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन की वजह से, जो कि लैक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। एक बार दोबारा देख लें मोहित, आप बोल भी रहे थे कि रिपीट करवा दो, तो हो सकता है कि आपकी वजह से ही यूट्यूब ने आपकी बात सुन ली और फिर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ओके। तो एक बार फटाफट से देख लें दोबारा कि भाई लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड कब बनता है, तो जब लैक प्रेजेंस होती है ऑक्सीजन की तब लैक्टिक एसिड बनता है, फिर क्रैम्प्स बनते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद हमने कंटिन्यू किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब तो नहीं आ रहा है भाई, अब तो क्लियर है, आई थिंक नेटवर्क इशू, अब तो सब क्लियर है, ओके। तो यूट्यूब आपकी बहुत सुन रहा है यार, इस वजह से है ना, बार बार डिस्कनेक्ट कर रहा है आपकी वजह से, क्योंकि मैंने रिपीट नहीं किया था तो आपके सुनने की वजह से उसने दोबारा रिपीट करवा दिया, मुझे मजबूर कर दिया रिपीट करने के लिए, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं अपन। तो देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं मेनली, तो सारे ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, तो वो ऑर्गन होते हैं आपके नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं, और ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और एल्वलाई होता है, ठीक है ना। ऑल इज क्लियर, वेरी गुड, ओके। ठीक है, तो ये हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे ऑर्गन्स हैं। उसके बाद हम डायग्राम में समझ लेते हैं इन सभी ऑर्गन्स को। तो देखो भाई, सबसे पहले ये हमारा जो ये पोर्शन है इसको नोज बोलेंगे अपन। नोज के अंदर होते हैं हमारे नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल के बाद में यहाँ नेजल कैविटी मिलेगा, फिर हमें मिलेगा यहाँ पर फेरिंग्स, उसके बाद मिलेगा लैरिंग्स, लैरिंग्स आगे जाके ट्रैकिया बनाएगा। ट्रैकिया में क्या होते हैं, बोन्स होती है, तो ट्रैकिया में डिवाइड हो जाता है। फिर जो ट्रैकिया है वो आगे जाके फर्दर डिवाइड होता है, लंग्स में एंटर करेगा ये, और लंग्स में एंटर करने के बाद में ये ब्रोंकी बनाएगा, फिर उसके बाद में ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो ब्रोंक्यूल्स है ये एल्वलाई में डिवाइड हो जाती हैं, और फिर ये जो एल्वलाई है ये सभी, मतलब जो लंग्स में एल्वलाई प्रेजेंट है तो ये सभी चीजें किस पर टिकी हुई हैं, ये डायाफ्राम के ऊपर टिकी है। हमारे पास 1 पेयर लंग्स होते हैं, यानी कि 2 लंग्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और हमारा जो लेफ्ट वाला लंग है वो क्या होता है, स्लाइटली स्मॉल होता है, किससे कंपेरेटिव टू राइट वाले से। किसकी वजह से, क्योंकि हार्ट की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर हार्ट रहता है तो हार्ट की वजह से ही क्या होता है, जिसकी वजह से क्या रहता है, इस साइड रहता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट वाला है, ये वाला लेफ्ट लंग है भैया ना, ये ध्यान रखना आप ना, ये राइट है। तो ये जो हार्ट है यहाँ पर रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हार्ट की प्रेजेंस की वजह से जो ये आपका लेफ्ट वाला लंग है वो थोड़ा सा क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, ओके। वाई वी टेक ऑक्सीजन ओनली, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि भाई हमें करना है ऑक्सीजन का, करना क्या है हमें, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। और कोई भी चीज जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होती है या ब्रेक होती है ओनली, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑक्सीजन हमें नीड पड़ती है ग्लूकोज के ब्रेक डाउन की वजह से, ठीक है। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हमने सबसे पहले देख रखा है, हमें वही करना है, उसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, ओनली ऑक्सीजन को ही इनहेल करना पड़ता है, क्लियर है क्या। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन की वजह से हमें सिर्फ ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। हम देखें सबसे पहले ऑर्गन को रेस्पिरेटरी सिस्टम के को, वो है हमारा नोज, जो कि फर्स्ट ऑर्गन है। एयर इनटेक करते हैं इसकी हेल्प से अपन। नोस्ट्रिल होते हैं इसके अंदर 2, जो कि हमें क्या करते हैं, एयर को इनटेक करने में हेल्प करते हैं। और इसके अंदर नेजल कैविटी में क्या होता है, फाइन हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है, जिसकी वजह से एयर को फिल्टर किया जाता है। उसके बाद ये एयर पहुंच जाती है ट्रैकिया में, जो कि हमारी एयर को पासवे प्रोवाइड कराता है ट्रैकिया। और इसके अंदर रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की, जो क्या करती हैं, इसको कोलैप होने से बचाती है, क्योंकि अगर ट्रैकिया कोलैप हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो फिर हमारा क्या है कि ब्लॉकेज हो जाएगा और हम एयर को इनटेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ऑक्सीजन इज हेल्पफुल, हाँ भाई ऑक्सीजन हमारी हेल्पफुल होती है ग्लूकोज ब्रेकडाउन में, ठीक है ना। तो एनर्जी अच्छे से बनेगी, इस वजह से हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ओके। उसके बाद में ट्रेकिया आगे जाके ब्रोंकी में डिवाइड हो जाता है, फिर आगे जाके ब्रोंकियल्स में, ठीक है ना। तो ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है स्मॉलर ट्यूब्स में, जिसको हम बोलेंगे ब्रोंकी, और फिर ये जो ब्रोंकी है आगे जाके ब्रोंकियल्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर ब्रोंकियल्स एल्वलाई बनाती हैं, ओके। तो ब्रोंकियल्स टर्मिनेट हो जाएंगे आगे जाके किसमें, बेलोलाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलेंगे एल्वलाई। और एल्वलाई के अंदर होता है गैस का एक्सचेंज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ होता है, तो ये होता है आपका एल्वलाई और किसके बीच में, ये होता है आपका ब्लड वेसल्स के बीच में, ओके। एल्वलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में होता है ऐसा, ठीक है। फटाफट से बाकी के लोग क्या है भाई, वो भी तो एक बार आप आके ज्वाइन करें। बाय ऑक्सीजन इज हेल्पफुल, ऑक्सीजन हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि भाई ये प्रोसेस होता है कि कोई भी जो कंबेशन होता है, कंबेशन पढ़ रखा हुआ क्लास 8 में, कंबेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है भाई, ऑक्सीजन ही होती है इसका, बहुत अच्छे से हेल्प करती है ये।
कंबेशन का कॉन्सेप्ट है, कंबेशन करना है तो कोई भी चीज कंबेस होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है भाई, आगे देखो, आगे चलते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में वर्किंग, जो कि हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वर्किंग कैसे होती है, तो देखो हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी जो वर्किंग है, बाय नॉट अदर गैस, क्योंकि अदर गैस के पास ऐसे कंपाउंड्स नहीं होते हैं। क्योंकि आप जब भी बर्निंग करते हो तो बर्निंग के अंदर आपके लिए जो हीट है कैच करने के लिए ऑक्सीजन बहुत अच्छा एफिशिएंट है। तो वो क्या करता है कि बाकी गैस अगर आप उसमें डाल भी दोगे ना तो बाकी गैस इतना एफिशिएंटली उस काम को नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इस वजह से अदर गैस नहीं ले सकते। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड तो बुझाने के लिए काम में आती है ना भाई, अगर कहीं आग लग जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो अपन क्या करेंगे, बुझाने के लिए काम में लेंगे। तो इसलिए आप अदर गैस नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इस वजह से बाकी के लोग कहाँ हैं भैया, अभी सब लोग कहाँ चले गए, बाकी के लोग कहाँ चले गए, अपन देखेंगे आगे वर्किंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है ना, ओके। और ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव एजेंट भी होता है भाई ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन इसलिए यूज लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव एजेंट है। अदर गैस इतना हाईली रिएक्टिव नहीं होती है कंपेरेटिव टू, जैसे कि नाइट्रोजन गैस की अगर हम बात करें तो ये तो बहुत ज्यादा इनएक्टिव गैस है। तो जब इनएक्टिव है तो ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये तो हम क्या करते हैं, उसको आग को जो बर्निंग है उसको ठीक करने के लिए, मतलब कि उसको बुझाने के लिए काम में लेते हैं। इसीलिए ऑक्सीजन हमारी बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। हाई रिएक्टिव गैस होने की वजह से अपन क्या करते हैं, इसको यूज लेते हैं किसके लिए, ब्रेकडाउन के लिए। ओके, आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब हर चीज़ का वाई तो क्लियर कोई भी नहीं कर सकता, फिर साइंटिस्ट भी नहीं कर पाए बहुत सारी चीज़ों को, तो इसलिए अभी हाईली रिएक्टिव है, इस वजह से हम इसको यूज लेते हैं। ओके, तो हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्किंग मैकेनिज्म, आगे की प्रोसेस। तो वो है हमारा सबसे पहला स्टेप इनहेलेशन, यानी कि हम क्या करते हैं कि इनहेल करते हैं एयर को। ओके, इन पैक ऑफ रूम कार्बन क्या लिखा आपने, लोकेटेड वी कैन लिव और डाई। अगर रूम के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, CO2 प्रेजेंट है, तो CO2 प्रेजेंट है तो हम रेस्पायर नहीं कर पाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन होना ही बंद हो जाएगा ग्लूकोज का, तो एनर्जी नहीं मिलेगी। फिर एनर्जी नहीं मिलेगी तो बिना एनर्जी के कब तक सर्वाइव करोगे भाई आप, तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, डाई हो जाओगे आप। ठीक है, इनहेलेशन की प्रोसेस देखते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड इनहेलेशन, यानी कि ऑक्सीजन रिच एयर को अपन क्या करेंगे, बॉडी के अंदर इनटेक करने की जो प्रोसेस है उस इनटेक की प्रोसेस को ही बोलते हैं अपन क्या, इनहेलेशन। ठीक है, उसी को बोलेंगे अपन इनहेलेशन। गॉट इट, क्लियर। व्हेन वी ब्रीथ इन, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जब हम इनहेल करेंगे तो उस टाइम पे जो डायाफ्राम है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड मूव करता है डाउनवर्ड। ठीक है ना, तो जो आपका डायाफ्राम है और ये जो आपके लंग्स हैं, ठीक है, ये जो आपके लंग्स हैं तो ये डायाफ्राम पे टेके होते हैं। तो जो डायाफ्राम है ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ये हुआ कि डाउनवर्ड मूव करेगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक तरीके से ये इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से दोनों जो कॉर्नर है इसके कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसकी वजह से जो डायाफ्राम है क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से डाउनवर्ड मूव करेगा। क्या करेगा, तो इसका जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड हो जाएगा। और उस टाइम पर जो रिब्स हैं वो कहाँ मूव करेंगे, वो आउटवर्ड मूव करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बीच में से ये वाला पोर्शन इधर जाएगा तो धक्का लगाएगा, जिसकी वजह से रिब्स आगे बढ़ेगी और जो आपके लंग्स है वो फिल हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इनहेलेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, इनहेलेशन। भाई इतने सारे लोग लाइव देख रहे हैं लेकिन कमेंट किसी का नहीं आ रहा है, कोई भी लोग कमेंट करना नहीं पसंद कर रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? पैसा लग रहा है कि आप सब लोगों का कमेंट करने में? अगर पैसा लगता हो तो भाई मुझे मोबाइल नंबर भेज दीजिए, मैं आपको रिचार्ज करवा देता हूँ, फिर आप कमेंट कर देना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन कमेंट सिर्फ एक ही बच्चा कर रहा है, ऐसा क्यों? आप जितना अच्छे से कन्वर्सेशन करेंगे लाइव हमारा उतना इंटरेक्टिव बनेगा, उतना इंटरेस्टिंग बनेगा। क्लियर है क्या? तो इस वजह से ठीक है, तो ये है हमारा इनहेलेशन का प्रोसेस, जिसके अंदर क्या करते हैं, नाउ ऑक्सीजन रिच एयर किसमें फिल हो चुकी है, एल्वेलाई के अंदर फिल हो चुकी है, हमने इनहेल कर लिया। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज का, यानी कि इस ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो अभी तो अपन ने देखा था कि एक्सचेंज जो होता है वो कहाँ होता है, एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, किसके बीच में, तो वो होता है आपका एल्वेलाई और किसके बीच में, ब्लड वेसल्स के बीच में। ठीक है ना, तो जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं और जो एल्वेलाई है वो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज करेंगे। ठीक है ना, तो रिचार्ज खत्म हो गया। हाँ भाई मुझे भी ऐसा लग रहा है यार मोहित की सबका रिचार्ज खत्म हो गया, इसलिए कोई भी मैसेज करना पसंद नहीं कर रहा है। ठीक है ना, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, हमें पढ़ाई करनी है, हमारा काम हम कर रहे हैं, उनको काम उनको करने दो। ठीक है ना, उनको अगर लगेगा मैसेज करना ठीक है तो वो कर लेंगे अपने आप। ओके, नो इशू। ठीक है, तो एल्वेलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, किस तरीके से करेंगे,
तो देखो भाई, जो एल्वलाई है आपकी इस टाइप की होती है। इसके अंदर क्या है कि भाई अभी अभी हमने इनहेल किया है, तो जो ऑक्सीजन का अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो क्या है, ज्यादा है। और हम बात करें ब्लड वेसल की, ये हमारी ब्लड वेसल है, तो इसके अंदर अभी क्या है, CO2 का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखो, कोई भी चीज डिफ्यूजन मेथड आपको मैंने बताया था। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज कहां से कहां मूव करती है, तो वो मूव करती है हाई कंसंट्रेशन से किसकी तरफ, लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो जो ऑक्सीजन है वो क्या है, कंसंट्रेशन एल्वलाई में हाई है, ब्लड वेसल में कम है, इसीलिए ये एल्वलाई से किस में आएगी, ब्लड वेसल में आएगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जाएगी, ब्लड वेसल से एल्वलाई में जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो ये जो ऑक्सीजन है वो एल्वलाई से किस में पहुंच चुकी है, इसमें पहुंच गई है, ये पहुंच गई ब्लड वेसल के अंदर। और ब्लड वेसल के अंदर क्या था भाई, यहाँ पर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो ये जो ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन पहुंची है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये जाकर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगी। जो ब्लड वेसल के अंदर ग्लूकोज था, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में वलाई के हेल्प से एब्जॉर्ब करके डाला था, उसका क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी। और जब भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो वहां से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो फिर वापस से इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आती जाएगी। आपका क्वेश्चन होना भी चाहिए, ठीक है। ओके भाई, नए स्टूडेंट आए हैं, एक कौन है, क्या नाम है आपका भाई, नाम बताओ, क्योंकि ईमेल आईडी पे तो नाम आपका लिखा हुआ नहीं है। तो एक बार आप नाम बता दें भाई, कौन हो, कहाँ से हो। वेलकम आपका सभी का। ओके, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती कैसे है, कहाँ से बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनी भाई, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रही है, तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बन रही है CO2, जो कि ब्लड वेसल में स्टोर रहती है। और वो यहाँ पर एल्वलाई में आके एक्सचेंज करते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। देखते हैं एक्सचेंज के अंदर हमारे पॉइंट्स को, एक एक पॉइंट को, कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं बता रहा, कोई जोर है क्या भाई, मत बता, कोई जोर नहीं है आपके ऊपर। नो इशू यार, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, लड़के आए हो क्या घर वालों से, पेरेंट्स से लड़ाई कर ली क्या आप लोगों ने, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई क्या आपकी। कोई बात नहीं भाई, मत बताओ, नो इशू। है ना, मुझे लग रहा है कि आप लोग है ना आज गर्लफ्रेंड से लड़के आए हो, ऐसा लग रहा है, इस वजह से नहीं बता रहे। तो गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई, परेशान थे तो आते ही नहीं आप, इतना ही परेशान थे तो आते ही नहीं ना यार। कोई इशू नहीं है भाई, नो इशू भाई। आगे देखो, आप एक्सचेंज करेंगे तो एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं अपन को ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस बिटवीन एल्वलाई एंड ब्लड वेसल्स, किसके बीच में होता है, एल्वलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में। तो द वॉल्स ऑफ एल्वलाई कंटेन, क्या करती है ये, एक्सेसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स कंटेन करती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स के नेटवर्क होते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल इससे कनेक्ट रहती है, तभी तो एक्सचेंज होगा ना। तो इनहेल एयर इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वलाई, सो ऑक्सीजन सिंप्लीफाई डिफ्यूज इनटू द सराउंडिंग ब्लड वेसल्स। तो ऑक्सीजन क्या करती है, सराउंडिंग ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है ना। अर्जित नाम है मेरा, ओके, वाओ, वेरी गुड, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स जो होती है वो यहाँ पर एल्वलाई के साथ में चिपकी हुई रहती है, जिसकी वजह से इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है। अब ब्लड क्या हो गया, ब्लड जो है आपका हाई कंसंट्रेशन से मूव करके एल्वलाई में पहुंच चुका है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आउटसाइड पहुंच चुकी है, ठीक है ना, जिसको हम क्या करेंगे, एक्सहेल कर देंगे, ठीक है ना। तो सिंपली डिफ्यूज आउट द ब्लड वेसल्स इनटू एल्वलाई। तो एल्वलाई से क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर निकाल दिया और ऑक्सीजन को हमने इनहेल कर दिया, ठीक है ना। ओके, गुड नेम ब्रो। मोहित, आपने तारीफ की है, वेरी गुड यार, अच्छा नाम है भाई। मैं भी बोल रहा हूँ अच्छा नाम है, वेरी गुड। आई मीन अरिजीत, ओके। तो भाई अरिजीत, क्या हो गया आपको, लड़ाई कर ली क्या आपने यार घर पे जाते ही, जो ऐसे कर रहे हो आप, ठीक है, इट इज गुड नेम, वेरी गुड। उसके बाद देखते हैं अपन एक्सेलेशन क्या करेंगे हम। तो भाई अपना एल्वलाई में से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल में पहुंच गया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा वापस से एल्वलाई में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एल्वलाई में से उसको एक्सेल कर देंगे। तो सिमिलरली क्या करेंगे हम, तो गिविंग आउट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को या एयर को अपन क्या करते हैं, बाहर की तरफ निकालने की जो प्रोसेस है, गिविंग आउट की जो प्रोसेस है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन एक्सेलेशन, ठीक है ना। तो एक्सेल कर देंगे अपन। तो ये था हमारा वर्किंग मैकेनिज्म, यानी कि सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनहेल करना है, और इनहेल करने के बाद में आप क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे किसका, गैसेज का। और एक्सचेंज करने के बाद में आप क्या कर दोगे, उसको एक्सेल कर दोगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल में पहुंच जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्लड वेसल से बाहर आ जाएगी, उसको हम एक्सेल कर देंगे। तो एक्सेल क्या करेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड, और इनहेल क्या करेंगे हम, कंप्लीट एयर, जिसमें से हम किसको रख लेते हैं, ऑक्सीजन को हम रख लेते हैं, हमारे काम की होती है, और बाकी चीजों को हम क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं। ओके मोहित, आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अरे भाई कैसे कैसे लोग आ गए यहाँ पे मोहित यार, भैया से पूछो, ओके। वेरी गुड। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, आई एम बॉय। वेरी गुड यार, शाबाश। नॉट गे। क्या बात है यार, तो यार बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टूडेंट आए आज तो, ठीक है ना।
वेरी गुड अरिजीत, शाबाश बेटा। तो भाई एक एप्लीकेशन है पोलो एप्लीकेशन, उसका लिंक मैं डाल देता हूँ आपको, ठीक है, अभी थोड़ी देर में भेज रहा हूँ चैट बॉक्स में। तो पोलो ऐप पर आईडी बना लें आप सब लोग, है ना, ठीक है। इशू गर्ल, ओके इशू आप कहाँ से हो, ओके कहाँ से हो आप, ठीक है, कोई बात नहीं अर्जित, प्लीज थोड़े से कमेंट्स पे आप प्रोटेक्शन लगाएं कि किस तरीके से आपको कमेंट्स करने, प्लीज थोड़ा सा आपको लैंग्वेज को करना पड़ेगा। राजस्थान से, राजस्थान में कहाँ से हो भैया आप, क्या नाम है आपका, प्रॉपर इशू ही नाम है और कुछ भी है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट देखते हैं हम आगे का टॉपिक, क्योंकि रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स हम खत्म कर चुके हैं, इंसानों में हमने देख लिया, ह्यूमंस के अंदर देख लिया, वेरी गुड, ठीक है। कोटा से हो, ओके, कौन सी क्लास में हो आप, 10th में, और आरबीएसई या सीबीएसई, बताओ। अब मैं, आप ये मत पूछना कि सर आपने क्लास क्यों पूछी, क्योंकि कल मेरे पास बाकी क्लासों के बच्चे भी आ गए थे भाई, इसलिए मेरा जरूरी है क्लास का पूछना भी कि आप 10th में ही हो ना, कंफर्म है, ओके। RJ20 आरबीएससी, वेरी गुड, ठीक है। तो भाई अपन देखते हैं आगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। और अगर आप आरबीएससी 10th क्लास में वो इशू हमारे लिए न्यू सब्सक्राइबर हो आप, तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपसे छोटी सी पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि आप अभी आए हो तो आप एक बार प्लीज अपनी अटेंडेंस लगवा दो सब्सक्राइब करके, और सब्सक्राइब करने में आपका कोई पेमेंट नहीं लग रहा है, नो इशू, तो फटाफट से कर दें। अरे सर पढ़ाते हो कि बात कर रहे हो, भाई पढ़ाना भी पड़ता है और बात भी करता है, थैंक यू इशू, आपने सब्सक्राइब कर लिया तो वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ओके। आगे देखते हैं हम रेस्पिरेशन इन प्लांट, हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक। भाई पढ़ाना भी जरूरी है, और देखो भाई अपना पढ़ाने के साथ साथ सब्सक्राइबर बढ़ाना भी जरूरी है, ठीक है ना, ये तो आप भी समझते हो यार, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थोड़ी थोड़ी तो लगाया करो दिमाग। तो हम देखते हैं प्लांट्स को। तो प्लांट्स में क्या होता है कि भाई प्लांट्स जो होते हैं स्टोमेटा, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा पोर होता है, उसकी जो लीव्स होती हैं उनके अंदर, अपन ने कल भी देखा था स्टोमेटा को। तो स्टोमेटल जो पोर्स होते हैं, उन पोर्स की हेल्प से क्या होता है, ये एक्सचेंज करता है अपनी गैस को, रेस्पिरेशन करने का काम करता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, जिनको क्या बोलेंगे हम, स्टोमेटा बोलेंगे, जो कि प्रेजेंट होते हैं लीव्स के ऊपर, और साथ में लेंटिकल्स भी होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं स्टेम के अंदर, ठीक है ना। तो जो सरफेस होती है ना रूट की, उस पर भी होते हैं, ये सब क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस का काम करते हैं। कंपेयर करें हम एनिमल्स को, तो जो प्लांट रूट है, स्टेम है, लीव्स है, वो रेस्पिरेशन करने का काम करती है बहुत कम रेट में, ठीक है ना। तो जो ह्यूमंस हैं उनमें रेस्पिरेशन की रेट ज्यादा होती है कंपेरेटिव टू प्लांट्स, ओके। हम बात करें प्लांट्स के अंदर, तो देखो जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होगा, तो ब्रेक डाउन से एनर्जी बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये तो ह्यूमन बींग्स के अंदर था, लेकिन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इन प्लांट, अब ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है, ये प्लांट के अंदर भी होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का, जो कि आपको समझना है। ये क्या है कि जो ग्लूकोज है ना, इसका ब्रेकडाउन सिर्फ इंसानों में नहीं होता भाई, जो अपने प्लांट्स होते हैं ना, वो भी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज करते हैं, और यहाँ से बनाते हैं ये भी एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब आप बोलोगे कि भाई ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अगर ये करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो अभी तो अपन ने बोला था कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या प्लांट अपना कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं क्या, यस। तो प्लांट जो होते हैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये जो रेस्पिरेशन की रेट है ना भाई, बहुत ज्यादा वेरी लोअर रेट है। तो समझो आप कॉन्सेप्ट को कि भाई इतनी लोअर रेट है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उसको अपना फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करने के लिए चाहिए, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं बना पाते हैं। जितनी भी बनाते हैं उसको तो ये डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, बाकी बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड ये कहां से लेते हैं, एनवायरमेंट से लेते हैं, और साथ में ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन आपका प्लांट्स के अंदर भी होता है, ठीक है ना। सर फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब किसी दिन सनलाइट नहीं निकले तब प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, तो उस टाइम पर फोटोसिंथेसिस रुक जाता है भाई, रेट स्लो हो जाता है फोटोसिंथेसिस का। तो जितना भी उनके पास में, क्योंकि ग्लूकोज को स्टोर भी तो करते हैं ना वो, तो स्टोर्ड ग्लूकोज को वो यूटिलाइज करते रहते हैं, और रेट कम हो जाता है, ठीक है ना। तो जितनी भी लाइट, बहुत कम लाइट मिलती है, बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा तो भाई प्लांट 2-4 दिन में वैसे भी डाई हो जाएगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो उसकी एनर्जी बिल्कुल लॉस होती जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन उनके पास इतनी ग्लूकोज स्टोर रहती है कि प्लांट बिना फोटोसिंथेसिस के भी सरवाइव कर सकता है कुछ दिन तक, ठीक है। लेकिन अगर आपने लगातार सनलाइट नहीं दी तो वो फिर क्या करेगा, उस टाइम पर वो डाई हो जाएगा, प्लांट आपका सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है इशू। आई होप कि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। भाई इंग्लिश तो सीख ले। तो यार देखो अर्जित, आप थोड़ा सा उस टाइप से कर रहे हो कि आपको जो चीजें, मैं कल मिलता हूँ आपसे भाई,
क्योंकि चीज़ें आप थोड़ा सा वो कर रहे हो, तो नो प्रॉब्लम यार। आप लोग अगर कुछ नहीं दे सकते हो अच्छा, तो फिर प्लीज़ किसी को थोड़ा सा ना ऑकवर्ड टाइप से भी नहीं बोलो, क्योंकि आपको अगर बेटर लग रही है, आपको इंग्लिश आती है, तो भाई आप आ जाएं मेरे यहाँ पे, तो पढ़ाने के लिए कोई इशू नहीं है ना, समझो आप। ओके इशू, अर्जित तुम कुछ ज़्यादा हो रहा है। हाँ भाई मुझे भी लग रहा है मोहित की अर्जित का कुछ ज़्यादा हो रहा है। नो इशू भाई, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वी विल ट्राई आफ्टर स्टडी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं मोहित, नो इशू भाई। आपने कोई इंग्लिश सेंटेंस लिखा और उसके ऊपर अगर इन्होंने कमेंट कर दिया है तो कोई बात नहीं, आप लोग झगड़ा मत करें प्लीज़, क्योंकि हो सकता है अर्जित को बहुत अच्छी इंग्लिश आती हो, तो कल से आपको अर्जित ही आएगा पढ़ाने के लिए, ठीक है लाइव में, नो इशू यार। देखते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। देखो, इन ह्यूमन बींग्स देर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हमारे दो मेन कंपोनेंट है। सबसे पहला हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, दूसरा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। ओके, तो देखो हम सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को, जिसके अंदर हमारे कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक ब्लड होता है सबसे पहले, फिर हार्ट को पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स को। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड को। तो ब्लड जो होता है वो कंसिस्ट होता है फ्लूइड मीडियम से कॉल्ड प्लाज्मा इन फॉर्म ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा हमारा फ्लूइड पोर्शन है ब्लड का। हम देखते हैं ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड पोर्शन है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। सर ब्लड लाइट से भी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ना। हाँ भाई, लेकिन वहां पे टॉर्च लेके बैठेगा कौन? आपने बोला कि लाइट गई नहीं है, सनलाइट नहीं है। हाँ ठीक है, अगर सनलाइट नहीं रहेगी तो आप नॉर्मल लाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो वहां तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेगा। आपने ये कंडीशन दी नहीं थी मुझे कि आपने वहां पे टॉर्च जला रखी है क्या, ठीक है ना। सनलाइट नहीं होने का मतलब मुझे लगा कि आप बोल रहे हो कि बिल्कुल डार्क है, अंधेरा है, ठीक है। अगर आपने वहां पर कोई भी लाइट लगा रखी है या फिर आपने कोई भी लाइट वहां पर लेके बैठे हो आप, तो फिर उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे आराम से। लेकिन फिर भी जो नेचुरल सनलाइट है उसके कंपेरिजन में जो उसका फोटोसिंथेसिस का रेट होगा वो थोड़ा लो होगा, ठीक है। तो देखो ब्लड की अगर हम बात करें तो ये कंसिस्ट होता है फ्लूइड मीडियम से, जिसको बोलेंगे प्लाज्मा, और ये फॉर्म करता है ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल को ओवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर। दोनों अलग अलग क्वेश्चंस पूछे थे सर। ओके भाई, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं होगा। सनलाइट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब किसी दिन सनलाइट नहीं निकलती है तो प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, आपने ये तो पूछा कि भाई सनलाइट नहीं निकलेगी तो फिर कैसे करेंगे। तो उसके अंदर तो आपने बताया नहीं कि कोई दूसरी लाइट है या नहीं है, इसलिए फिर मैंने दे दिया। और आपका जो क्वेश्चन है वो दूसरा मेरे को लेट रिसीव हुआ है, इस वजह से मैं देख नहीं पाया। सर बल्ब लाइट से भी फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है ना। ओके कोई बात नहीं, आप समझ गए ना। मेन चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो प्लाज्मा हमारा फ्लूइड पोर्शन है ब्लड का, जो कि ब्लड सेल्स को कंटेन करता है। ये क्या करता है, फूड और ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल को भी हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कंपोनेंट ऑफ ब्लड कितने होते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पर मेनली 3 टाइप के कंपोनेंट होते हैं, बट इस 3 को काट के आप कर लो 4। कितने कंपोनेंट है यहाँ पर, 4 टाइप के कंपोनेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसमें मिलती है रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम बोलेंगे इरिथ्रोसाइट्स या फिर रेड ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है रेड ब्लड कार्पल्स, ये भी इसकी फुल फॉर्म है। ओके, क्या करती है, कंटेन करती है हीमोग्लोबिन को, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, लंग्स में से बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करेगा। यानी कि हमने अभी अभी देखा था कि जो हमारा लंग्स होता है उससे जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाती है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर उस ऑक्सीजन को हमारी एंटायर बॉडी में ले जाने का काम करेगा कौन, आरबीसी, ये करता है, ठीक है ना। आरबीसी के अंदर भी कौन करेगा, तो आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन करता है हमारी ऑक्सीजन को एंटायर बॉडी के हर एक टिश्यू तक पहुंचाने का काम, ठीक है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये वापस कहां तक पहुंचाएगा, एल्वलाई तक पहुंचाने का काम भी करेगा, ठीक है। तो गैस जो है हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैरी करने का काम एंटायर बॉडी से और लाने ले जाने का काम करता है हीमोग्लोबिन, जो कि होता है आरबीसी के पास में। और आरबीसी, ये जो हीमोग्लोबिन है इसका जो कलर है वो कैसा होता है, रेड कलर का पिगमेंट है भाई। हीमोग्लोबिन कैसा है, ये पिगमेंट है आपका रेड कलर का, जिसकी वजह से जो आरबीसी है उसका कलर भी कैसा होता है, रेड। और इसी वजह से आपका जो ब्लड है उसका कलर भी कैसा होता है, रेड। तो ब्लड का कलर रेड किसकी वजह से होता है, आरबीसी की वजह से, क्योंकि आरबीसी के पास एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से। ओके, हेलो सर। तो भाई आप जो भी नए बच्चे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना नाम बताएं, कहाँ से हो ये भी बताएं फटाफट से, ताकि हम आपसे बात कर पाएं।
आप अपना नाम और जगह बताएं प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कैसा होता है, किसके लिए आप पूछ रहे हो आप मोहित, कौन सी चीज के लिए पूछ रहे हो कैसा होता है? सेकंड है हमारा व्हाइट ब्लड सेल, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ये हमारी एंटीबॉडीज बनाता है। हमारी बॉडी में जो भी इंफेक्शन होता है उस टाइम पर जो वायरस होते हैं ना, तो उस वायरस के अगेंस्ट हमें लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का काम करता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है हमें इन्फेक्शन से। तो देखो भाई, ऐसा समझो कि हमारी जो बॉडी होती है ना, उसके अंदर हम जब तक हेल्थी रहते हैं तब तक हमारी बॉडी के जो सोल्जर्स हैं, जिनको बोलते हैं हम एंटीबॉडीज, ठीक है ना, तो वो जो एंटीबॉडीज है वो क्या करते होते हैं, अच्छे से, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं वो। और हमारी बॉडी में एंटीजन्स, एंटीजन कौन होते हैं, हमारे दुश्मन होते हैं भाई, ठीक है ना। तो एंटीजन्स अगर एंटर करेंगे तो एंटीजन्स को किल करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी तो तभी मिलेगी ना, हम स्ट्रॉन्ग कब बनेंगे, जब हमारी बॉडी में अच्छे से एंटीबॉडीज बनेंगी। तो एंटीबॉडीज को बनाने का काम करता है डब्ल्यूबीसी, जिसकी फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल, और या फिर इसको बोलते हैं अपन ल्यूकोसाइट, ठीक है ना। तो ये डब्ल्यूबीसी का फंक्शन है जो कि हमें इन्फेक्शन से बनाता है, और इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा डब्ल्यूबीसी। ओके भैया, रूट वाटर को ऊपर कैसे ले जाता है? रूट वाटर को ले जाता है वस्कुलर बंडल्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से? वस्कुलर बंडल्स की हेल्प से। आपने सुना होगा, जाइलम फ्लोएम का नाम सुना होगा, ठीक है। तो हमारे वस्कुलर बंडल्स में दो टाइप के टिश्यू होते हैं, तो उन दो टाइप के टिश्यू में से एक आपका वाटर लेके जाता है, एक आपका ग्लूकोज को लेके आता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही। तो देखो भाई, मैं आपको एक बार व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लें आप, क्योंकि आपको जो लाइव सेशन है वो रेगुलर कितने बजे से रहता है वो आपको अपडेट मिलेगा व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर। तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, चैट बॉक्स में डाल रखा है, तो वहां से आप 100% नहीं, ग्रेविटी की वजह से नहीं जाता भाई, जाइलम एक वस्कुलर बंडल होता है, जाइलम जाइलम की वजह से जाता है। मैं आपको एक बार अपने व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है वो पिन कर रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर, तो सभी लोग उसको एक बार जाके ज्वाइन कर लें फटाफट से, ताकि आपको क्या आगे का जो अपडेट है भाई, किस तरीके से अपन लाइव आते हैं, रेगुलर टाइमिंग क्या रहता है, तो वो आपको मिल जाए, ठीक है ना भाई। ओके, आगे देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? हमारी थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, जो कि नेक्स्ट ब्लड सेल है हमारी। ये क्या करती हैं? ये करती हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प, ठीक है ना। तो ब्लड का क्लोटिंग, क्योंकि हमारे अगर कहीं से भी टीयरिंग हो गया, कट हो गया, तो उस टाइम पर क्या होगा, ब्लड फ्लो करेगा, और ब्लड फ्लो करेगा तो ब्लड फ्लो करते टाइम हमारा ब्लड को प्रिवेंट कैसे करें, तो उसके लिए हमारी ब्लड का क्लोटिंग होना जरूरी है। तो ब्लड का क्लोटिंग कैसे होता है? तो ब्लड का क्लोट बनाने के लिए हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं, जो कि कहाँ होती है, ब्लड के अंदर होती हैं, तो ये हमारी बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं। प्लेटलेट्स डाउन भी हुई होंगी, अगर कभी किसी को डेंगू हुआ होगा तो डेंगू के टाइम पर प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, हमारी डाउन हो जाती है, ठीक है ना। तो उस टाइम पर हमारी बॉडी में ब्लडिंग, एक्सेसिव ब्लडिंग होने का बहुत चांस रहता है। तो कट पार्ट की जो ब्लड वेसल्स का पार्ट हमारा कट हो चुका है, तो उसमें क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करने का काम कौन करता है? वो करती है प्लेटलेट्स, यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, और लास्ट में जो प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड का फोर्थ कंपोनेंट है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजिनस वास्ट को, ठीक है ना। फ्लूइड पोर्शन है, तो ये क्या करता है, इसमें एंजाइम्स और हार्मोन भी क्या करते हैं, ये सर्कुलेट करते हैं आगे जाके, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट ऑफ ब्लड खत्म कर चुके हैं, जो हमारा 1 2 3 4 है वो सारे के सारे। उसके बाद अपन देखेंगे आगे की चीजें। ग्रेविटी शो दैट ऑल फॉल डाउन, नहीं वो अलग कॉन्सेप्ट है यार, आप कहाँ ग्रेविटी में चले गए, आपको नहीं जाना है ग्रेविटी में। हम देखते हैं हमारा सेकंड सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड पोर्शन, वो हमारा ह्यूमन हार्ट। कौन सा है? ह्यूमन हार्ट। तो बात करें ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट हमारा फिस्ट शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है, जिसके अंदर क्या होता है, हार्ट के अंदर 4 डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, मिक्सिंग को रोकने का काम करते हैं ऑक्सीजन की, और ब्लड को, ब्लड के अंदर क्या होता है, इसको कंटेन करते हैं, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड अलग होता है, ऑक्सीजन को कंटेन करने वाला, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कंटेन करता है, तो वो मिक्स नहीं हो जाए, इसको इंश्योर करने के लिए हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। तो चैम्बर ऑफ हार्ट कौन कौन से होते हैं? तो राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है ना। ओके, ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला, भाई मुझे नहीं पता ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला, है ना, आप जाके गूगल कर लें प्लीज, वहां से पता चल जाएगा आपको, क्योंकि अभी टॉपिक चल रहा है लाइव प्रोसेस, तो मैं कैसे बता सकता हूँ अभी बाकी चीजें, ठीक है। तो आप एक बार जाके गूगल कर ले, नो इश्यू, ठीक है भाई। तो देखो, अपन देखते हैं ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका राइट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, और जो नीचे के जो आपके चैम्बर है ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है ना। और इसके अंदर यहाँ पर ये सुपीरियर वेना कैवा है, और ये आपकी इंफीरियर वेना कैवा है, ठीक है ना।
उसके बाद में देखो ये क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी क्या होती हैं आपके पास में, यहाँ पर होती हैं बहुत सारी आपकी वेसल्स, जिनमें सबसे पहले सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा आपकी हेल्प करते हैं ब्लड को बॉडी टिश्यू से लाने में। तो यहाँ पर एक बार इसको सिंपलीफाई से सिंपल डायग्राम से समझो। सपोज दैट ये हमारा हार्ट है और ये हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर है, जिसके अंदर ये हमारा राइट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो देखो लेफ्ट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा ब्लड को लेके आती है कहाँ से, बॉडी में से, ठीक है। तो बॉडी में अभी अभी क्या हुआ था, बॉडी में हुआ था ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन के ड्यूरिंग क्या बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आने का काम कौन करता है, सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा करती है। और वो कहाँ लेके आएगी, वो लेके आएगी राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से यहाँ से इस वाले वॉल्व से, जिसको बोलेंगे अपन कौन सा वॉल्व, इसको बोलेंगे अपन पल्मोनरी वॉल्व। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वॉल्व। उसकी हेल्प से ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से फिर पहुंचता है ये लंग्स में। कहाँ पहुंचेगा, लंग्स में, जहां पर क्या होगा, इसका प्योरिफिकेशन होगा। यानी कि यहाँ पर लंग्स में जो एल्वोलाई है और जो ब्लड वेसल्स है उनके बीच में ऑक्सीजन ऐड होने का काम हो जाएगा। तो यहाँ प्योरिफिकेशन होगा और उसके बाद में ये जो आपकी दूसरी पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करेगी, पल्मोनरी आर्टरी उसको लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगी। किस में लेके आएगी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेके आएगी। और लेफ्ट एट्रियम से ये यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल की हेल्प से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर यहाँ पर एरोटा की हेल्प से वापस से बॉडी में जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सर्कुलेशन होता है ह्यूमन हार्ट के अंदर। तो ये आपके राइट जो 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। तो ये होता है सर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन हर्बीवोर्स जैसे गाय उसे करते हैं, कर लेते हैं, ऐसा क्यों। तो ये भी मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि ये टॉपिक अपना पार्ट 1 में डिस्कस हो चुका है। तो उसको आप जाके वहां से विजिट करेंगे तो देखेंगे आपकी किस तरीके से होगा। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनकी बॉडी में भाई अलग से एंजाइम्स बनते हैं। पहले हम भी कर लेते थे, ऐसा नहीं है, ह्यूमंस भी पहले इसको कर पाते थे, क्योंकि अपेंडिक्स होता था हमारा, जो अपेंडिक्स होता है उसका फंक्शनिंग है ये। क्योंकि अपेंडिक्स अलग से हमारी बॉडी के अंदर क्या बनाता है, अलग से एंजाइम सीक्रेट करता था। तो अपेंडिक्स का काम ही यही था कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करना। बट हमारा अपेंडिक्स क्या है, क्या अब धीरे धीरे हमने हरी भरी चीजें खाना बंद कर दिया भाई, प्लांट्स खाना बंद कर दिया हमने। इस वजह से क्या होता है कि अब हमारा अपेंडिक्स छोटा हो चुका है और वो अपना काम नहीं कर रहा है ठीक से। तो अपेंडिक्स काम नहीं करने की वजह से हम सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते, जबकि गाय के अंदर अपेंडिक्स जो होता है वो वेल डेवलप्ड ऑर्गन है अभी भी, ठीक है। तो इस वजह से वो कर पाती है, ठीक। आगे हम देखते हैं ह्यूमन हार्ट की मैकेनिज्म मैंने समझाई कि कहां से कहां जाएगा। तो देखो सबसे पहले जो लंग्स है, उस लंग्स से हम बात करते हैं लंग्स। तो लंग्स में से जो ब्लड है वो कहां पहुंचेगा, ब्लड पहुंचेगा आपका कहां पर, सबसे पहले पहुंचेगा आपका राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है ना, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। तो लंग्स में से लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा, फिर यहां से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वेंट्रिकल से आपका एरोटा की हेल्प से बॉडी में जाएगा, और फिर बॉडी में से कहां पहुंचेगा, ये बॉडी में से पहुंचेगा राइट एट्रियम में, जो लेके आएंगे सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा, और फिर जाएगा यहां से लंग्स, ये लेकर जाएगी आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना, सॉरी पल्मोनरी, यहां पर जाएगी वेन, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी और यहाँ पर पल्मोनरी वेन लेके आएगी, ये लेके आएगी पल्मोनरी वेन, ओके क्लियर है। तो देखो इस चीज को अपन लैंग्वेज में समझते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए। तो देखो द ऑक्सीजन रिच ब्लड कम्स फ्रॉम द लंग्स टू लेफ्ट अपर चैम्बर, जिसको बोलेंगे हार्ट का लेफ्ट एट्रियम, क्या बोलेंगे, वहां पर लेके आएगी पल्मोनरी वेन कैरी करती है इस ब्लड को। तो मैंने बताया भी यहाँ पर पल्मोनरी वेन कैरी करेगी, लेफ्ट एट्रियम में लाने का काम करेगी लंग्स से, ठीक है ना। और लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होगा और उसके बाद में ये जो ब्लड है वो कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ओके। उसके बाद में लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और जो चैम्बर में से इसमें जाएगा, ये रिलैक्स होने की वजह से यहाँ पहुंचेगा, ट्रांसफर हो गया। उसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पहुंचेगा बॉडी में, बॉडी में लेके जाने का काम कौन कर रहा है, वहां पर कर रहा है एरोटा। तो एरोटा आपका एक आर्टरी होता है जो क्या करता है, इसको जो प्योर ब्लड को कहाँ लेके जाएगा, ये लेके जाएगा आपका बॉडी के अंदर, ठीक है भाई। आई विल नॉट कम अगेन, क्यों नहीं आओगे भाई मोहित, क्या हुआ सर, अगर खून लाल होता है तो हार्ट के डायग्राम में नीले रंग का खून क्यों दिखता है, क्योंकि भाई वो जो नीले रंग का दिखता है ना डायग्राम के अंदर, तो वो आपको दिखाता है कि वो जो नीले रंग का है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है, इस वजह से उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपन ब्लू कलर से दिखा देते हैं। मोहित क्या हुआ भाई आपको, ऐसा क्यों, क्या हुआ भाई, मुझे बताओ तो सही एक बार कि आपको क्या इशू हुआ, आप क्यों नहीं आओगे दोबारा, किसी ने कुछ कहा आपको, प्रॉब्लम बताएं भाई, अपन सॉल्व कर देंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो आप, ऐसा थोड़ी ना है कि गुस्सा होकर आप चले जाओगे यार, नहीं ऐसा नहीं करना होता अपना, ठीक है भाई। कुछ हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने आपस में झगड़ा कर लिया तो बच्चे कम होते जा रहे हैं, कोई इशू नहीं, अपन देखते हैं आगे।
ह्यूमन हार्ट के अंदर, ठीक है। आई होप कि इशू आपको क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। नीले रंग का इसलिए शो करते हैं क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एक्सेस होता है, और जो अपना ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है उसके लिए हम रेड कलर को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अलावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हम ब्लू ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको वो चीजें समझ में आए, सेपरेट दिखे, इस वजह से करते हैं अपन उसको। ओके, क्या हुआ सर? ओके आदर्श, यार कुछ नहीं भाई, कुछ लोगों की लड़ाई हो गई चैट बॉक्स में, आप तो आते नहीं हो मैटर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना भाई। यहाँ पर मैटर हो गया, साइंस वाला मैटर भी होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने मैटर, एनीथिंग है जिसके पास मास होता है और ऑक्यूपाई करता है स्पेस। सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर कौन सा होता है? कलर तो भाई उसका भी रेड ही होता है, लेकिन वो डार्क रेड होता है, बहुत ज्यादा डार्क होता है, ठीक है ना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डार्क होता है, वैसे ग्रीनिश टाइप का बन जाता है, रेड से थोड़ा ग्रीनिश, क्योंकि उसमें इंप्योरिटी हो जाती है, तो अब रेड से वो धीरे धीरे ग्रीनिश टाइप का बनता जाता है। तो आप अगर ब्लड वेसल्स को देखोगे तो हमारी जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, इसको करने का काम करती हैं वेन्स। तो वेन्स का कलर आपको कैसा दिखता है? आपकी बॉडी सरफेस पर जो दिख रही है वो आपकी सारी वेन्स ही होती हैं। तो वेन्स कैसी दिखती हैं आपको? वेन्स दिखती हैं आपको हल्की ग्रीन टाइप की, ठीक है ना। तो ग्रीनिश टाइप की इसीलिए दिख रही है ताकि उसमें जो ब्लड है वो कैसा है आपका, वो डार्क है, लेकिन वो ग्रीनिश टाइप की आपको सरफेस से दिख रही है, लेकिन वो ग्रीन होता नहीं है। ब्लड का कलर डार्क रेड होता है वो, ठीक है। वो डार्क होने की वजह से हमें ग्रीनिश टाइप का बाहर से नजर आ रही है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं। उसके बाद देखो, बॉडी से जो आपका ब्लड है वो राइट एट्रियम में पहुंचेगा, और उसको लेके जाने का काम करेगा कौन? उसको लेके जाने का काम करेंगे सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है ना। तो सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा वहां पर लेके जाएगी, उसके बाद राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और उसके बाद में राइट वेंट्रिकल से वापस से जाएगा अगेन लंग्स के अंदर प्योरिफिकेशन के लिए, जिसको लेके जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। तो ये आपको ध्यान रखना कि कौन सी आर्टरी और कौन सी वेन ब्लड को कहां से कहां तक कैरी करती है। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये बात है। अब रहा हूं सर, आप को बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। ओके कोई बात नहीं, अभी आगे तो आप, नो इश्यू, ठीक है। अभी देखो हम करेंगे डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? तो देखो, तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है? डबल सर्कुलेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारा हार्ट है ना, हमारे हार्ट के अंदर जो आपका ब्लड है कितनी टाइम एंटर कर रहा है? 2 टाइम एंटर कर रहा है। कैसे? तो देखो आप, एक बार तो जो हमारा ब्लड है वो कहां से कहां तक जा रहा है? लंग्स से हमारे हार्ट में जा रहा है, ठीक है ना। एक बार तो लंग्स से प्योरीफाई होने के बाद हार्ट में जा रहा है, और दोबारा हमारा कहां पहुंच रहा है? कहां से? बॉडी से, और फिर हमारा हार्ट में पहुंच रहा है जो हमारा इम्प्योर ब्लड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर ट्वाइस टाइम एंटर कर रहा है। इसी वजह से हम जो सर्कुलेशन है, यानी कि सर्कुलेशन का मतलब कितनी टाइम एंटर कर रहा है, तो इस वजह से हमारा जो बॉडी है, जो हमारा हार्ट है, वो कैसा सर्कुलेशन करता है? वो करता है डबल सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो हमारे ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। तो ए मैकेनिज्म इन विच ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो डबल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट इन द बर्ड्स एंड मैमल्स। किसके अंदर होता है? ये बर्ड्स में भी होता है और मैमल्स के अंदर भी होता है, ठीक है ना, जो डबल सर्कुलेशन होता है। सर हम क्या करें? कुछ नहीं बेटा, मुझे बताओ तो सही, आप हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, बताओ मुझे, फटाफट से बताओ। आप बताओगे तो अभी सॉल्यूशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया ना, यहाँ पर कोई नहीं है, सब लोग अच्छे हैं। अर्जित आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें यार, बच्चों को थोड़ा पोलाइटली। वॉट आई कैन डू इन दिस, इसके अंदर मैं क्या करूं? आपको कुछ नहीं करना है भैया, आपको लाइव वॉच करना है, आपको पढ़ाई करनी है यार। लोगों की वजह से पढ़ाई करना थोड़ी छोड़ोगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं है मोहित, आप हमारे बहुत फेवरेट स्टूडेंट हो यार, आपने कल भी बहुत सपोर्ट किया था लाइव के अंदर, ठीक है ना। आप जाओगे तो हमें बहुत हर्ट होगा, ऐसा नहीं है। आप रुकिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। ओके सर, अगर हार्ट अपनी धड़कन खुद जनरेट कर सकता है तो ऐसे नोड की वजह से तो ब्रेन डेड के बाद कुछ समय तक हार्ट धड़केगा कैसे कंटिन्यू कर सकता है? तो भाई ऐसे नोड ही तो सिग्नल भेजता है, जब ऐसे नोड उसको सिग्नल ही नहीं भेजेगा तो हार्ट कैसे धड़केगा भाई? कुछ टाइम धड़क लेगा, उसके बाद तो खत्म होना ही है अपने को, ऐसा तो है नहीं। ऐसे नोड तो सिर्फ क्या है, वो तो एक तरीके से नर्व है जो मैसेज को लेके आ रहा है वहां पर, तो मैसेज का कंडक्शन करने वाली नोड्स होती हैं वो तो देखो डबल सर्कुलेशन में हमारे 2 सर्कुलेशन होते हैं। फर्स्ट सर्कुलेशन होता है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और दूसरा होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, 1 सब्सक्राइबर आउट, नहीं ऐसा नहीं है मोहित, नो प्लीज। बाकी आप जाओगे तो यार रुकोगे भी नहीं, देखो मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे, ऐसा नहीं है। बाकी आपकी मर्जी यार, 1 सब्सक्राइबर से ना मुझे कुछ ज्यादा फर्क पड़ रहा है ना बहुत कम पड़ रहा है, नो इशू। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन देखो आप, प्रेजेंट होता है बिटवीन द हार्ट एंड बॉडी टिश्यूज। तो देखो जब भी बॉडी से हार्ट के अंदर ब्लड आता है तो उस सर्कुलेशन को बोलते हैं आप सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और दूसरा होता है आपका लंग्स से जब भी हार्ट में आता है, तो लंग्स से हार्ट में आने के बाद में जो सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं अपन
पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो दो टाइप का सर्कुलेशन होता है, एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो जो आपका रेड कलर से दिख रहा है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ब्लू कलर से दिख रहा है वो आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है। क्योंकि रेड कलर से क्यों दिखा है, क्योंकि ये जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसके अंदर आपका प्योर ब्लड कंटेन होता है और यहाँ पर इम्प्योर ब्लड कंटेन होता है, ओके। तो ये आपको डायग्राम में आपको दिख रहा होगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। आई होप कि डबल सर्कुलेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, नो इशू, ओके। आगे देखो ब्लड वेसल्स, भाई आगे देखो ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ओके। योर अकाउंट इज इन रिस्क। ऐसा क्यों है भाई, क्या कर रहे हो, मैंने तो कुछ कहा नहीं आपको यार। अब आप जा रहे हो, अपनी मर्जी से जा रहे हो ना, नो इशू भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, ओके। तो देखो आर्टरीज, आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज कैरी करते हैं ब्लड को, क्योंकि आप साइंस तो पढ़ नहीं सकते, अकाउंटों को रिस्क पे डालोगे, ठीक है। इफ यू वांट टू सेव, तो भाई मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप यही कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो क्या ही करोगे मेरे लिए। कल आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, लेकिन मैं वेरी डिसअपॉइंटेड हूँ कि आज आप रिस्क में डालने के लिए आप मेरे को थ्रेट्स दे रहे हो। यहाँ पर कोई इशू नहीं है भाई, आपको जो करना है वो कर लीजिए, मेरे को मेरा काम करने दीजिए, नो इशू। तो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से ऑल पार्ट ऑफ द ब्लड, ठीक है ना। तो ब्लड फ्लो को, क्योंकि इनके अंदर भाई प्योर ब्लड फ्लो करता है, तो इसीलिए प्योर ब्लड फ्लो होने की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है ना। तो आर्टरीज जो होती हैं थिक होती हैं और इलास्टिक टाइप की होती हैं, तो ये क्या करती हैं, हाई प्रेशर होने की वजह से क्या करती हैं कि थोड़ी सी आपको थिक बनाई जाती है, इलास्टिक बनाई जाती है, ताकि कि ये जल्दी से फट नहीं जाए, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर होता है आर्टरीज के अंदर, और ये करती हैं हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी, किसको करती हैं, तो ये करती हैं आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं। कहां से कहां तक, तो ये करती हैं हार्ट से लेके हमारी एंटायर बॉडी के अंदर, कौन, आर्टरीज, ठीक है। तो ये हमारी एक टाइप की ब्लड वेसल है आर्टरी, सबसे पहले, ठीक है। दूसरी ब्लड वेसल है हमारी वेन्स, जो कैरी करती है हमारी बॉडी से हार्ट तक, ठीक है ना। तो जस्ट अपोजिट वर्क है, आर्टरी के अपोजिट होता है वेन्स का वर्क, ठीक है ना, ओके। तो ये सर क्लास कब तक चलेगी, तो क्लास भाई चैप्टर खत्म होने तक चलेगी। अब देख लो कितना बजे खत्म होगा ये चैप्टर। आई होप कि जल्दी से जल्दी अपन 1 घंटा और लेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में, और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो देखो वेन्स की अगर हम बात करें, तो वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती है, ठीक है ना भाई। ये करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी, कहां से कहां तक, तो बॉडी से और हार्ट तक लेके आने का काम करेंगी, ठीक है। तो वेन्स आर थिन, ये थिन होती हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, प्रेशर आपका लो होता है, इस वजह से थिन होती हैं। और वेन्स के अंदर बैक फ्लो प्रिवेंट होता है, क्योंकि अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है भाई, वैसे इम्प्योर है, अगर इम्प्योर ब्लड आपका वापस से बैक फ्लो करेगा तो फिर वो हमें क्या करेगा, इन्फेक्शन फैला देगा, इस वजह से इसके अंदर बैक फ्लो को प्रिवेंट किया जाता है वेन्स के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड जो हमारी ब्लड वेसल होती है वो होती है कैपिलरीज, जो क्या होती है, वेरी थिन होती है, नैरो वेसल्स होती है, छोटी छोटी। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये इस जगह पर प्रेजेंट होती है जहां पर आर्टरीज और जो वेन्स हैं दोनों आपस में मिलती हैं, तो उस जंक्शन पॉइंट पर होती हैं आपकी कैपिलरीज, ठीक है ना। तो जंक्शन पॉइंट पर आपकी कैपिलरीज होती हैं, जो क्या करती हैं, जो एक्सचेंज करने का काम करती हैं, किस में, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज का काम होता है वो कैपिलरीज के अंदर ही होता है, ठीक है ना। तो दो टाइप से एक्सचेंज करेंगे, 2 बार एक्सचेंज करने का काम पड़ता है कैपिलरीज को, कहाँ कहाँ करेंगे, एक तो एल्वेलाई से ब्लड वेसल में एक्सचेंज करने का काम करता है, और एक बार ब्लड वेसल से बॉडी टिश्यूज के बीच में होता है एक्सचेंज, तो बॉडी टिश्यूज के बीच में होता है एक्सचेंज, तो यहाँ पर भी कैपिलरीज ही करती है इस काम को, ठीक है ना। तो आई होप कि ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। सर यू आर अंडर मी नाउ, योर अकाउंट विल स्टॉप अगेन। अरे यार भाई क्या कर रहे हो आप, पढ़ाई कर लो ना यार, ठीक है। मोहित वापस कह रहा हूँ इंग्लिश सीख ले। अरे भाई आप लोग पता नहीं कहाँ फंस गए यार, कुछ लोग पता नहीं क्यों आ जाते हैं क्यों नहीं आते हैं, क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आता यार। अकाउंट उड़ा रहे हो बैठे बैठे, पाकिस्तान उड़ाओ ना यार, आप अकाउंट क्यों उड़ाते हो भाई। तो देखो ब्लड प्रेशर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5 का ब्लड प्रेशर। किसी का अच्छा तो करने से रही, बुराई करना चाहोगे और क्या करोगे यार। तो देखो भाई कुछ नहीं कहना चाहता मैं, हमारा टॉपिक खत्म करने दो, टाइम निकला जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो जो लोग पढ़ रहे हैं सीरियसली वो सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान दें, नो इशू। चैट बॉक्स को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, करने दें इनको लोग बात, आप लोग, ठीक है। मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ किसी के भी। अब ब्लड प्रेशर को देखो, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल्स, यानी कि जो फोर्स हमारा जो वॉल है उसके ऊपर जो ब्लड हमारा एक्सर्ट करता है, तो जो ब्लड आपका वॉल्स के ऊपर फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं अपन ब्लड प्रेशर। तो दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर देन आर्टरीज इन वेन्स, तो जो आर्टरीज है उसके अंदर ये जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है वेन्स के कंपेरिजन में, ठीक है ना। तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है कि भाई जो आपका
ब्लड है वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा, तो फ्लो करते टाइम वो क्या करेगा, वॉल है जो वेसल्स की वॉल होती है उनके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो उसको बोलते हैं अपन ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो मीटर होता है उसको बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं स्फाइग्नोमैनोमीटर, ठीक है ना। प्रेशर जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है, एक तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि आपका क्या होता है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहे होते हैं ना आपकी, उस टाइम पर मेजर किया जाता है। और दूसरा प्रेशर होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर, जो होता है कि वेंट्रिकल डायस्टोल होते हो, यानी कि डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स करना और सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। तो दो वर्ड आपके नए आए, एक तो होता है सिस्टोल, तो सिस्टोल का क्या मतलब है, सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है ना। और डायस्टोल का क्या मतलब है, डायस्टोल का मतलब होता है आपका रिलैक्स करना, ठीक है ना। ओके, तो डायस्टोलिक प्रेशर अलग अलग होता है, सिस्टोलिक प्रेशर अलग होता है। जो नॉर्मल रेंज है प्रेशर की वो होती है आपका 120 mmHg, तो किसका होता है, सिस्टोलिक होता है, और डायस्टोलिक की होती है 80 mmHg। तो कभी अगर आप डॉक्टर के गए हो भाई, ठीक है ना, तो डॉक्टर के जाने के बाद आपको डॉक्टर ने लिख के दिया होगा 120/80, इस तरीके से आपके ब्लड की जो यूनिट्स हैं उसमें mmHg ऐसे करके, और आपकी ब्लड रिपोर्ट में ब्लड प्रेशर काउंट मिलता है आपको। तो इसमें जो ऊपर वाली डिजिट होती है ये सिस्टोलिक प्रेशर को शो करती है, और जो नीचे वाली होती है वो आपके डायस्टोलिक प्रेशर को शो करती है। क्लियर है क्या भाई, ठीक है ना, ये सिस्टोलिक को करती है, ये डायस्टोलिक को करेगी। ओके, तो ये होता है आपका ब्लड प्रेशर। क्लियर है क्या भाई, ठीक है। तो देखो लिम्फेटिक सिस्टम की अगर हम बात करें, तो लिम्फेटिक सिस्टम इज नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स, ठीक है ना भाई। एक काम करो मोहित, आप ना मेरा अकाउंट रिस्क में डालने की बेटर है कि आप ना, जो लोग आपसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो आपसे लड़ाई कर रहे हैं भाई, उनका अकाउंट उड़ा दो आप ना। और आप मेरे लिए अकाउंट हैकिंग का काम भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी बहुत से लोग परेशान करते हैं भाई, तो उनके अकाउंट भी उड़वाने हैं मुझे, अगर आपको अकाउंट उड़ाना आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग करते रहे, तब तक मैं अपना काम कर रहा हूँ कंप्लीट। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा नया सिस्टम है अनदर, जो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टिंग में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो गया, अगला जो हमारा सिस्टम है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, इसके अंदर होती है लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो लिम्फ वेसल्स होती है और लिम्फ नोड्स होती हैं, क्या करते हैं, अब हमें समझना पड़ेगा, इनके अंदर लिम्फ फ्लो करता है, जैसे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो करता है, वैसे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें लिम्फ फ्लो करता है। तो क्या होता है, लिम्फ के अंदर होता है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा ऑफ ब्लड होता है बट कलरलेस होता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, कंटेन करता है प्रोटीन को, यानी कि ब्लड में से ही थोड़ा सा पार्ट, यानी कि ब्लड में से ही थोड़ा सा पार्ट क्या हो जाता है, लीक हो जाता है, या हम उसको स्कैप कर लेते हैं, तो उस पोर्शन को ही बोलते हैं हम लिम्फ। उस पोर्शन को क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे लिम्फ, जो कि जहां पर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है उस जगह पर हमें विड्रॉल करना पड़ता है, और जहां पर ब्लड प्रेशर लो होता है उस जगह पर हम क्या कर देते हैं, उसको वापस से ऐड कर देते हैं ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। तो जो लिम्फ होता है ना, ये बैलेंसिंग का काम करता है भाई, ठीक है ना। ये हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बैलेंस या मेंटेन करने का काम करेगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ फ्लो करता है। यस भारती रावत, वेलकम भारती, कहां से हो आप भारती, ठीक है, कहां से हो आप, फटाफट से बताएं कमेंट करके कि आप कहां से हो। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट अगर हम बात करें तो देखेंगे, सर कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हैं, हाँ वेरी गुड आदर्श, आप लोग बैठे हो भाई, कोई इशू नहीं है यार। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं यार, है ना, कितने प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं हमारे पास। कोई बात नहीं भाई, आप में से अगर एक भी बच्चा बहुत अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स कर रहा है, मैं उसके लिए भी पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। राजकुमार और भारती रावत हमारे दो नए स्टूडेंट ऐड हुए हैं भाई, प्लीज आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पोलाइटली रिक्वेस्ट है आप सभी से मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप एक बार, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर नए आते हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लें, उनसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो सेकाफ नान ये भी एक नए स्टूडेंट आए हैं, जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो जाइलम और फ्लोएम हमारे दो वस्कुलर बंडल्स हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू, इनको बोलते हैं अपन कंडक्टिंग टिश्यू, या फिर इनको वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, वस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम वस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इट्स मेन फंक्शन क्या होता है, इनका ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है वाटर को या फिर मिनरल्स को रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम का। और फ्लोएम का काम क्या होता है कि जो ग्लूकोज बनता है, जो फूड मटेरियल बना है, उसको क्या करेगा, ये पूरे के पूरे एंटायर प्लांट की सारी लीव्स तक या हर एक पार्ट में पहुंचाएगा। तो जो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग फूड बनता है उसको पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम, और जो आपका वाटर है उसको रूट से एंटायर प्लांट तक पहुंचाने का काम करेगा जाइलम। तो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है छोटा सा पोर्शन है हमारा। तो देखो यहाँ पर आप छोटा सा वापस से बेसिकली समझ लीजिए, ये अगर हमारा कोई प्लांट है तो उस प्लांट के अंदर
जो आपकी रूट्स हैं, तो रूट्स है उसको यहाँ तक वाटर को, किसको लेके आएगा, वाटर को, तो वाटर को लाने का काम करता है आपका जाइलम, ठीक है। और जो आपका ग्लूकोज बना है उसको एंटायर पोर्शन तक लेके जाने का काम करेगा फ्लोएम, ठीक है ना। तो फ्लोएम करेगा फूड को यानी कि ग्लूकोज को, और जो वाटर है उसको कैरी करने का काम करता है जाइलम, ठीक है ना। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है ना। अर्श रावत, यस, वेरी गुड अर्श, कर दिया भाई, थैंक यू राजकुमार, आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया, वेरी वेरी गुड, थैंक यू प्लीज। और अर्श रावत हमारे नए स्टूडेंट आए, तो अर्श रावत आप भी प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें फटाफट से, और एक बार मुझे बताएं कमेंट में कि हाँ आपने चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, उसके बाद अपन आगे समझते हैं, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है, जो लाइफ प्रोसेस है हमारी, वो है एक्सक्रीशन, ठीक है ना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उससे अपन करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, जी सर हो गया, वेरी गुड, थैंक यू अर्श, थैंक यू, आपने चैनल सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो हम देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो भाई, हमने क्या कर लिया इस चैप्टर के अंदर, अभी तक डाइजेशन कर लिया, रेस्पिरेशन कर लिया और ट्रांसपोर्टेशन कर लिया, यानी कि हमने जो खाना खाया उसका ब्रेकडाउन भी कर लिया, ब्रेकडाउन करने के बाद में और उसको हमने एंटायर बॉडी में सर्कुलेट करके देख लिया, और हमने ब्लड का प्योरिफिकेशन वगैरह भी, ट्रांसपोर्टेशन भी कर लिया खत्म। उसके बाद हमारा लास्ट आता है कि भाई जो हमारे बॉडी के अंदर सर जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया, जो वेस्टेज बना होगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, हम करते हैं एक लाइफ प्रोसेस थी एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन हमारी एक अनदर लाइफ प्रोसेस है जिसको कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है ना। तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड एडिशनल सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो उसको हम बोलेंगे एक्सक्रीशन, जो कि हमारी एक अनदर और फाइनल लाइफ प्रोसेस है इस चैप्टर की, ठीक है ना। क्योंकि रिप्रोडक्शन हम बाकी अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन हमारा चैप्टर नंबर 5 का पार्ट है। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, तो हम हमारी ब्लड से या फिर हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ड्यूरिंग जो भी वेस्ट हमारा प्रोड्यूस हुआ है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को अगर हम हमारी बॉडी से बाहर निकालेंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सक्रीशन, ठीक है ना। ओके यार्स, ठीक है ना भाई, ओके। तो देखो, तो ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के, वो होते हैं किडनी, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। ये चार हमारे मेन ऑर्गन है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के। सबसे पहले हम वन बाय वन करके देख लेते हैं किडनी के हर एक ऑर्गन को, लेकिन आप डायग्राम में समझ लो एक बार, ठीक है ना। तो डायग्राम में अगर आप देखोगे तो डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये है आपकी किडनी, ठीक है। उसके बाद में ये है आपके यूरेटस, उसके बाद में ये है आपका ब्लैडर और ये है आपकी यूरिथ्रा, ठीक है ना। तो ये ब्लैडर्स होते हैं, ये आपकी किडनी होती है, और फिर यहाँ पर आपकी ये जो आर्टरीज हैं और ये जो वेन्स हैं ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो रीनल आर्टरी होती है, रीनल वेन होती है, और रीनल आर्टरी भी प्रेजेंट होती है इस डायग्राम के अंदर, ठीक है ना। जो कि क्या करती है, ब्लड को लाने का और ले जाने का काम करेंगे, तभी तो फिल्ट्रेशन होगा ना भाई, ठीक है ना। क्लास में मत करो, पर्सनल मैसेज करो, फिर बताता हूँ। हाँ ये हुई ना बात, ठीक है भाई। अर्जित को आप नंबर दे दो, एक काम करो मोहित, आप लोग है ना, ठीक है, मैसेज करो फिर बताता हूँ, कोई बात नहीं सर, वंस मोर, ओके, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, ये हमारे चार मेन ऑर्गन थे। तो देखो डायग्राम के अंदर जो ये रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये तो है हमारी किडनी, एक किडनी हमारी राइट साइड होती है, एक हमारी लेफ्ट साइड होती है, ठीक है ना। ठीक है, ये किडनी है हमारी। उसके बाद में किडनी में से ये यूरिटस निकल रहे हैं, जो क्या करते हैं, जो इस यूरिन को कैरी करते हैं ब्लैडर तक, फिर ब्लैडर क्या करता है, उसको स्टोर करने का काम करेगा, ये हमारा ब्लैडर है जो स्टोर करेगा, और फिर ये यूरिथ्रा है जिसकी हेल्प से हम उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। और साथ में ये जो ब्लू कलर की है ये रीनल वेन होती है, जो रेड कलर की है वो रीनल आर्टरी होती है। ये क्या करती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये भाई ब्लड को लाने का और ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि भाई ब्लड यहाँ पर आएगा नहीं तो फिल्टर कैसे होगा। तो एक्सक्रीशन का मतलब ब्लड में से हम वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करेंगे, तो वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है ना। सर जाइलम फ्लोएम, ठीक है, जाइलम फ्लोएम एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। जाइलम फ्लोएम क्या होता है, तो जाइलम क्या करता है, जाइलम करता है वाटर को रूट से और प्लांट के एंटर पार्ट तक ले जाने का काम। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम करता है आपका फूड को, यानी कि फूड में क्या बन रहा है, ग्लूकोज बनाता है फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग। तो ये जो फूड में ग्लूकोज बना, उस ग्लूकोज को रूट तक या फिर प्लांट के हर एक पार्ट तक, भाई जो खाना बना है लीव्स के अंदर बनता है, ये बनता है लीफ के अंदर। तो जो लीफ है वहां से आपको पूरे प्लांट को सर्कुलेट करना है, तो पूरे प्लांट तक पहुंचाने का काम करेगा फ्लोएम। और जो आपका जाइलम है वो क्या करेगा, वाटर को पहुंचाएगा पूरे प्लांट तक रूट से, ठीक है ना। रूट से पूरे प्लांट में वाटर को पहुंचाने का काम करेगा जाइलम, और फूड को पहुंचाने का काम करेगा फ्लोएम, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना भाई, फिर सबको मेरा नंबर मिल जाएगा, ओके कोई बात नहीं। ठीक है हर्ष, आप पढ़ने पे ध्यान दो,
पढ़ने दे शांति से भाई, पढ़ो आराम से, नो इश्यू, आप लोग इन पे ध्यान मत दो, ठीक है ना, कोई नहीं, इनको कर लेने दो यार, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं किडनी। कोई बात नहीं मोहित, थोड़ी देर में मैं है ना अर्जित का नंबर आपको दे दूंगा, ठीक है ना, मेरे पास अर्जित का नंबर है तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप से लेकर, तो आप उनसे कर लेना आप डील, ठीक है। तो देखो किडनी को देखें हम, तो किडनी के अंदर देखें तो ह्यूमंस हैज ए वन पेयर ऑफ किडनी, यानी कि एक पेयर का मतलब है टू इन नंबर, यानी कि दो किडनी होती हैं, एक पेयर होता है। कहाँ लोकेटेड होती है, तो ये लोकेटेड होती है एब्डोमेन के अंदर, वन ऑन ईच साइड, यानी कि हर एक साइड में एक किडनी होती है बैकबोन के आसपास, यानी कि बैकबोन के दोनों साइड एक एक किडनी हमारी सिचुएटेड होती है। हमारा मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है ह्यूमंस का किडनी। किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है और एक्सक्रीट करती है वेस्ट प्रोडक्ट को अलोंग विद वाटर, वाटर के साथ साथ बाकी जो और नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में बनता है उसको एक्सक्रीट करने का काम भी कौन करता है, उसको एक्सक्रीट करने का काम करता है किडनी, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ यूरिन, यूरिन की साथ में, यूरिन की फॉर्म में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम देखें तो देखो अगला हमारा ऑर्गन है यूरेटर्स। यूरेटर कितने होते हैं, ये भी वन पेयर थिन मस्कुलर ट्यूब्स होते हैं जिनको यूरेटर्स बोलते हैं। ये भी क्या करते हैं, किडनी से बाहर की तरफ यूरिन को लेकर आते हैं रीनल पेल्विस से, ठीक है ना। तो देखो रीनल पेल्विस क्या होता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। देखो एक बार थोड़ा सा मैं किडनी को यहाँ जूम करके बता देता हूँ। तो ये आपकी किडनी होती है, तो किडनी के अंदर यहाँ पर बहुत सारी ये क्या होती हैं, बहुत सारे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जिनके अंदर आपका जो ब्लड है वो फिल्टर होने का काम करेगा। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होकर यहाँ से यूरिन बनेगा, तो उस यूरिन को यहाँ से इस जगह पर, ये जो आपका पोर्शन है, इस पोर्शन को बोलते हैं अपन रीनल पेल्विस, इस एरिया को बोलेंगे अपन रीनल पेल्विस, इस ऑर्गन को। और यहाँ से यूरेटर निकलता है, तो ये यूरेटर यहाँ तक लेके जाएगा, तो यूरेटर निकलेगा, तो ये रीनल पेल्विस से यूरेटर निकल रहा है आपका, ठीक है ना। तो रीनल पेल्विस से जो आपका यूरेटर है वो यूरिन को कैरी करेगा कहां तक, यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है ना। तो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आएगा रीनल पेल्विस से कलेक्ट करके, और फिर ये ब्लैडर तक पहुंचाएगा, ये ब्लैडर में पहुंचाएगा। यहाँ पर ये ब्लैडर होता है, ब्लैडर के अंदर ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो इस यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आएगा वो, ठीक है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है वो यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर को देखो तो ये एक मस्कुलर सेक लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करता है, यूरिन को स्टोर करने का काम करता है, टेम्परेरी स्टोरेज करता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर को इम्पिट करेंगे किस प्रोसेस के थ्रू, मिक्चुरेशन के थ्रू, ठीक है ना। तो हम मिक्चुरेटिंग करते हैं, मिक्चुरेशन या यूरिनेशन बोल सकते हैं। तो यूरिनेशन के थ्रू अपन क्या करते हैं, यूरिन को हम बाहर निकाल देते हैं ब्लैडर से, और बाहर निकालने के लिए जिस ऑर्गन की हेल्प लेते हैं वो होती है आपकी यूरिथ्रा, ठीक है ना। तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को एक्सक्रीट करने का काम करती है बाहर की तरफ, ओके। तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। फटाफट से बताएं कि समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना भाई। कैलाश सर काफी कम लोग आ रहे हैं, हाँ भाई अभी चैनल भी नया है, बहुत से लोग अभी बिजी हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई पी रहा है, तो ठीक है, जितने भी आ रहे हैं वो पढ़ो, कोई इशू नहीं है। हाँ भाई सुन लिया मैंने, काफी कम लोग आ रहे हैं, ठीक है ना भाई। सर आपका नेम, तो भाई मेरा नेम रवि है, ठीक है ना, मेरा नाम रवि है, और जयपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। बहुत से बच्चे यहाँ पर नॉन भी हैं, बहुत से बच्चे अननोन भी हैं, ओके, ठीक है, डोंट फॉरगेट। सर काफी कम लोग आ रहे हैं, काफी कम लोग आ रहे हैं भाई, सुन लिया ना यार एक बार में, काफी कम लोग आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बढ़ा दो, आप शेयर कर दो भैया ना, आप शेयर करोगे तो आएंगे ना लोग बाग, आप शेयर ही नहीं करते तो कम ही आएंगे ना भाई। तो अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है ना। तो देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमें देखना है, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि नेफ्रॉन होता क्या है। तो नेफ्रॉन होता है आपका फिल्ट्रेशन यूनिट, ठीक है ना, यानी कि जो फिल्टर करने का काम करती है उस यूनिट को बोलते हैं अपन नेफ्रॉन। तो जैसे हर एक, जैसे हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट को हम सेल बोलते हैं, वैसे ही जो आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसकी जो फंक्शनिंग यूनिट है उसको नेफ्रॉन बोलेंगे। तो हर एक किडनी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जिनको नेफ्रॉन बोलते हैं, और ये क्या करती हैं, फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। तो फिल्ट्रेशन करने का काम करेंगे, इनके अंदर बहुत सारा क्लस्टर ऑफ वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज होता है, इनके अंदर क्लस्टर होता है जो कि क्या करते हैं, ग्लोमेरुलस फॉर्म करते हैं। अब क्या होता है मैं डायग्राम से समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है ना। तो इन किडनी ग्लोमेरुलस क्या होता है, इनसाइड द कप शेप्ड ऑर्गन होता है। तो पहले एक बार समझ लो डायग्राम से, देखो एक्चुअल में नेफ्रॉन क्या होता है, तो जो हमारी बहुत बड़ी किडनी है ना, उस किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे नेफ्रॉन मिलते हैं। अपन इस एक नेफ्रॉन को क्या करते हैं, जूम करके समझने की कोशिश करते हैं कि नेफ्रॉन हमें दिखता कैसा है। तो देखो भाई जो आपकी किडनी होती है ना उसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इस टाइप का आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसके अंदर यहाँ पर रीनल वेन आएगी, और वेन आकर यहाँ पर एक क्लस्टर फॉर्म करेगी, और क्लस्टर फॉर्म करके फिर आर्टरी उस ब्लड को,
तो जो ब्लड है ना आपका वो इस रीनल आर्टरी की हेल्प से इसके अंदर आएगा और वेन की हेल्प से इसमें से जाएगा। तो यहाँ पर एक क्लस्टर फॉर्म होता है, यहाँ पर एक नेटवर्क फॉर्म होता है बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज का। तो उस कैपिलरीज के नेटवर्क को, उस क्लस्टर को बोलते हैं अपन ग्लोमेरुलस। तो ये जो बन रहा है ये बनेगा आपका ग्लोमेरुलस बोलेंगे इसको, ठीक है ना। फिर ये जो ग्लोमेरुलस है ये क्या करता है, फिल्टर करने का काम करेगा, तो ब्लड को छानने का काम करेगा। तो ब्लड यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर होने के बाद में ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, उस वेस्ट प्रोडक्ट को अपन क्या करेंगे, उस वेस्ट प्रोडक्ट को अपन यहाँ पर यूरिन की फॉर्म में रिसीव कर लेंगे इस वाले पोर्शन में, ठीक है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका बोमेन कैप्सूल। क्या होता है, ये होता है आपका बोमेन कैप्सूल, ठीक है, ये बोमेन कैप्सूल होता है। तो बोमेन कैप्सूल में जो ब्लड है उसको अपन ने क्या कर लिया, छान लिया, फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने का काम करता है ग्लोमेरुलस, जो क्या होता है कैपिलरीज का बहुत अच्छा नेटवर्क होता है, ठीक है ना। तो थिन कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसके अंदर ये क्या करता है, यूरिन बनाने का काम करता है। फिर ये बोमेन कैप्सूल में आ जाएगा, फिर बोमेन कैप्सूल से ये पहुंचेगा ट्यूबुलर पार्ट में, ठीक है ना। तो बहुत ऐसे ट्यूबुलर पार्ट होता है, ट्यूबुलर पार्ट से ये पहुंच जाता है आपका कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है ना। तो ट्यूबुलर पार्ट से ये लूप ऑफ हेनले में पहुंचेगा सबसे पहले तो, और फिर ये पहुंचेगा आपका कलेक्टिंग डक्ट की हेल्प से यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद में ये यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचेगा। तो समझने की कोशिश करना भाई यहाँ पर ना। तो देखो ये होता है आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में देखो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसको ट्यूब लाइक, इसमें बहुत सारी ट्यूब है इसलिए ट्यूबुलर पार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको बोलेंगे अपन ट्यूबुलर पार्ट। तो देखो सबसे पहले ब्लड का अपन ने फिल्ट्रेशन किया बोमेन कैप्सूल में, सॉरी ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस में उसका फिल्ट्रेशन करने के बाद में जो यूरिन है आपका आ गया बोमेन कैप्सूल में। अब यहाँ पर जो यूरिन आया है उस यूरिन को अपन ट्यूबुलर पार्ट में भेजेंगे, और ट्यूबुलर पार्ट के अंदर भी आपका एब्जॉर्प्शन चलता रहता है कंटिन्यूअसली। यहाँ पर भी आपका एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। किस चीज का, तो हो सकता है कि भाई गलती से बहुत सारी हमारी इसेंशियल, जो हमारे लिए जरूरी है, इसेंशियल चीज भी क्या होती है, इसेंशियल पार्ट भी हमारा क्या है कि यूरिन के अंदर आ जाता है। तो यूरिन में कोई भी जरूरी चीज नहीं चली जाए तो उसको हम रीएब्जॉर्ब कर सकते हैं ड्यूरिंग द ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है ना। ट्यूबुलर पार्ट के ड्यूरिंग उसको हम क्या करेंगे, रीएब्जॉर्ब करेंगे। और यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये है आपका लूप ऑफ हेनले, ये बोलते हैं अपन हेनलेज को लूप, इसको बोलेंगे अपन हेनलेज लूप, ठीक है ना। तो लूप ऑफ हेनले के अंदर होता है रीएब्जॉर्प्शन का काम। तो आपको ध्यान रखना है कि रीएब्जॉर्प्शन का काम कहाँ होता है, रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है लूप ऑफ हेनले के अंदर, ठीक है ना। लूप ऑफ हेनले में होगा। उसके बाद में ये जो आपका कंप्लीटली यूरिन फॉर्म हो चुका है, क्योंकि हमने इसके अंदर से एब्जॉर्प्शन भी कर लिया और रीएब्जॉर्प्शन भी कर लिया वाटर का, ठीक है ना। तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब आपको यूरिनेशन के लिए जाना होता है और थोड़ी देर के लिए आप पानी नहीं पीते और यूरिनेशन के लिए नहीं जाते हो, तो कुछ टाइम बाद में वो जो आपका जो यूरिन प्रेशर है वो थोड़ी देर में ऑटोमेटिक कम हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर वो उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है हमारी जो बॉडी है। जब हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेट होती है और हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कमी आती है तो वो क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन करती है वाटर का, कहां पर, लूप ऑफ हेनले की हेल्प से, ठीक है ना। उसके बाद में ये जो आपका यूरिन बन गया कंप्लीटली, वो कहां पहुंचेगा, ये है आपकी कलेक्टिंग डक्ट, तो वो पहुंचेगा आपका कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट से ये कहां भेज दिया जाएगा, ये भेज दिया जाएगा आपका किधर, ये भेज दिया जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है ना। तो आई होप की चीज आपको समझ में आ गई होगी कि नेफ्रॉन होता कैसे, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है और किडनी के अंदर बोमेन कैप्सूल बनाते हैं। तो ये जो आपका बोमेन कैप्सूल है उससे कहां जाएगा, ये फिल्टर होके यूरिन को कलेक्ट करने का काम करेगा बोमेन कैप्सूल। आगे समझो, तो बोमेन कैप्सूल फिल्टर करेगा कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन को। उसके बाद में हेनले के लूप में रीअब्जॉर्प्शन होगा ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर, इन सभी चीजों का यूरिन में से। तो जो यूरिन में एक्सेसिव या इसेंशियल चीज चली गई है उसका रीअब्जॉर्प्शन करने का काम होता है लूप ऑफ हेनले में, ठीक है ना। उसके बाद में जो यूरिन है एंटर करता है वो कहां जाएगा, वो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है ना। तो फाइनली जो अपनी यहाँ पर किडनी थी, तो किडनी से ये जो आपके यूरिटर्स हैं ये कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट है। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी, वो कलेक्टिंग डक्ट इन यूरिटर्स को दे देगी और यूरिटर्स की हेल्प से फिर ये आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर आपका ये यूरिथ्रा की हेल्प से क्या हो जाएगा, इसको अपन बाहर की तरफ यूरिनेशन में रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। आपकी जो किडनी होती है ना भाई, तो कंप्लीटली एक दिन के अंदर कितना 185 लीटर ब्लड को क्या कर देती है, फिल्टर कर देती है। अब ये मत बोलना कि ब्लड होता कितना है, ब्लड हमारी बॉडी में 44 से 5 लीटर का होता है, ठीक है ना। ओके, तो 4 to 5 लीटर ब्लड को कंप्लीट फिल्टर करने का काम कौन करती है, वो करती है किडनी, और वो मल्टीपल टाइम करती है, दिन भर फिल्ट्रेशन चलता है। तो टोटल हमारी कंप्लीट एक दिन के अंदर, 1 डे के अंदर 185 लीटर ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है हमारी किडनी, ठीक है ना। अब हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट, इसको और देख लें, छोटा सा टॉपिक है। तो प्लांट में जो ऑक्सीजन है वो रिमूव करता है स्टोमेटा की हेल्प से। प्लांट जो है अपनी ऑक्सीजन को स्टोमेटा की हेल्प से रिमूव करेगा और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को भी रिमूव करता है, किसकी हेल्प से, ट्रांसपिरेशन की हेल्प से, ठीक है ना।
तो प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं भाई अपने वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है ना। तो प्लांट के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है। तो प्लांट के अंदर सबसे पहले तो ऑक्सीजन उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट होती है, तो स्टोमेटा की हेल्प से प्लांट रिमूव करता है, प्लस एक्सेस वाटर को रिमूव करता है ट्रांसपिरेशन यानी कि इवेपोरेशन की हेल्प से, ठीक है ना। और जो प्लांट होता है वो क्या करता है, कुछ लीव्स और बार्क की फॉर्म में भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है, ठीक है ना। जो प्लांट की बार्क है वो वेस्ट होता है, आपका वेस्टेज प्रोडक्ट है एक तरीके से प्लांट के लिए, ठीक है ना। तो जो लीव्स होती हैं उनका फॉल डाउन होना और बार्क का बनना, ये भी प्लांट का एक्सक्रीशन का पार्ट है, ठीक है ना। उसके बाद प्लांट रिमूव करता है वेस्ट को फ्रॉम गम्स और रेजिन की फॉर्म में। ये क्वेश्चन आरबीएससी और सीबीएसई के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा जाता है कि गम्स और जो रेजिन है वो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है या नहीं है। तो यस, प्लांट का एक्सक्रीशन का पार्ट है गम्स और रेजिन, ठीक है ना। तो प्लांट एक्सक्रीशन का वो पोर्शन है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लांट एक्सक्रीशन के अंदर गम्स एंड रेजिन का फॉर्मेशन होता है भाई, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको जो लाइफ प्रोसेस है उसके अंदर एक्सक्रीशन, ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन का, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन और कंप्लीट चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इस चैप्टर का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल के ऊपर, कल के लाइव में किया था, और पार्ट 2 हमने आज खत्म कर लिया है बहुत अच्छे से, सभी चीज समझ में आ गई होंगी। कोई चीज डाउटफुल रह गई होगी तो आप मुझसे बाद में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो कमेंट के थ्रू। और आप एक बार फाइनली क्या करोगे, फाइनली आप जल्दी से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर ले, ताकि मैं कल कितने बजे लाइव आऊंगा वो आपको मैं बता पाऊँ। तो कल का जो लाइव है उसका टाइमिंग मैं उसमें अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए आपको एक बार व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। जितने भी बच्चे आज के लाइव में जुड़े हैं उन्होंने प्यार दिखाया, उस सभी के लिए धन्यवाद, ठीक है ना। ओके।